हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल सूरज में। दोस्तों, पटना हाईकोर्ट के तरफ से एक बहुत बड़ी भर्ती सामने निकल करके आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, यह जो रिक्वायरमेंट है ये पूरे भारत के नागरिक भी अप्लाई कर सकते हैं और जो पटना के स्थानीय निवासी नागरिक हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। भले ही किसी दूसरे राज्य के कैंडिडेट्स को कम आरक्षण मिलेगा, लेकिन जो स्थानीय निवासी हैं उनको ज़्यादा आरक्षण ही मिलेगा, क्योंकि दोस्तों वे वहाँ के नागरिक हैं और स्थानीय निवासी भी हैं। तो चलिए दोस्तों, इस रिक्वायरमेंट में क्या क्या इम्पोर्टेंट्स टॉपिक है उसके बारे में बात करूँगा। अप्लाई डेट कब है, कितना फ़ी लगने वाला है, लास्ट डेट कब है, कब तक एग्ज़ाम हो जाएगा, किस तरीके से फॉर्म को आप लोग अप्लाई करोगे, ठीक है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है, आरक्षण किसको किसको मिलने वाला है, इन सारा चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले मैं पोस्ट का अगर बात करूँ तो इसमें 2 पोस्ट पर वैकेंसी रिक्वायरमेंट जो है वो सामने लेकर के आया है। ठीक है, पहला एक ट्रांसलेटर और दूसरा जो है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का। ठीक है, रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन 2024। ठीक है, और ये 28 मई 2024 को ये जो नोटिफिकेशन है ये आउट हुआ था। ये एप्लीकेशन नंबर है और इम्पोर्टेंट डेट्स का सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। जो दोस्तों आपका अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस है वो आपका 31 मई 2024 से प्रारंभ होना स्टार्ट हो गया है, ऑनलाइन होना स्टार्ट हो गया है 31 मई 2024 से। लास्ट डेट जो है ऑनलाइन करने का वो आपका 30 जून 2024 तक रखा गया है और लास्ट डेट है आपका फ़ी पेमेंट करने का वो आपका 2 जुलाई 2024 तक है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर बता गया है टू बी नोटिफाइड लेटर, यानी कि 2 जुलाई 2024 के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। ठीक है, बाद में ये आपको बताया जाएगा। इसके बाद आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 60 वैकेंट पोस्ट ट्रांसलेटर का है। ठीक है, और 20 वैकेंट पोस्ट ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का है, ग्रुप बी का। ठीक है, और लेवल 7 तक आप लोगों को सैलरी मिलेगा। आप लोगों को 44,900 से लेकर के, ठीक है, 1,42,400 तक का वेतन मिल सकता है, 7वें वेतन तक। ठीक है ना, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आप लोगों का ट्रांसलेटर का जो वैकेंसी है वो 60 है और जो आप लोगों का ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का जो वैकेंसी है वो आप लोगों का दोस्तों 20 है। ठीक है, तो आइए इन सभी चीज़ों के बारे में मैं पूरा डिस्कस कर लेने वाला हूँ। ठीक है, और वोमेन के लिए भी वैकेंसी जो है वो अलग से रखा गया है। ठीक है, वो रिजर्व पोस्ट है वोमेन के लिए, उसका मैं गिनती नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, मैं इन दोनों का गिनती कर रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें मेल और फीमेल इसमें दोनों डाल सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ट्रांसलेटर का मैं बात कर लेता हूँ। ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है और ये हॉरिजॉन्टल रिजर्व पोस्ट ऑफ वोमेन के लिए है जो आगे से हैं। ठीक है, या फिर जो वोमेन के लिए रिजर्व रखा गया, आरक्षण रखा गया है। सबसे पहले आप लोगों का अनरिजर्व कैटेगरी के विद्यार्थियों की अगर बात करें तो 26 पोस्ट रखा गया है, मतलब जनरल। दूसरा EWS कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 6 पोस्ट रखा गया है और तीसरा SC कैटेगरी के विद्यार्थियों के लिए 19 पोस्ट रखा गया है और ST कैटेगरी के विद्यार्थी के लिए 1 पोस्ट रखा गया है। EBC विद्यार्थियों के लिए 11 पोस्ट रखा गया है और BC कैटेगरी के लिए विद्यार्थियों के लिए 7 पोस्ट रखा गया है। उसी तरह वोमेन में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वोमेन के लिए 19 पोस्ट पर रिजर्व जो है उन लोग का अलग से है। ठीक उसी प्रकार आप लोगों का ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर का है। ठीक है, इसमें टोटल फीस सीट्स की अगर बात करते हैं 20 है और वोमेन्स के लिए 6 है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अनरिजर्व्ड में आप लोगों का 8 पोस्ट है, EWS में 2 पोस्ट है, SC में 3 पोस्ट है, ST में आपका 1 पोस्ट है और EBC में आप लोग का 4 पोस्ट है और BC में आप लोग का 2 पोस्ट है। ठीक है, टोटल 20 हो गया आपका। और इधर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, रिजर्व पोस्ट ऑफ वोमेन के लिए यहाँ पर 6 पोस्ट रखा गया है। अब हम लोग बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले आप लोगों का नेशनलिटी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए ट्रांसलेटर और ट्रांसलेटर कम प्रूफ के लिए। ठीक है, सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, ये सभी जानते ही हैं। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके बारे में आइए हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों का देख सकते हैं, ग्रेजुएशन विथ इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट फॉर ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी।
ठीक है। ग्रेजुएशन में इंग्लिश ऑनर्स होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए हिंदी में, इनिशियल है, जरूरी है। और डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स ऑफ द लिस्ट 6 मंथ कोर्स DCA ADSCA का कोर्स होना चाहिए, ठीक है। किसी भी रीऑर्गेनाइज्ड यूनिवर्सिटी से प्रेफरेंस विल बी गिवन टू कैंडिडेट्स हैविंग लो डिग्री, जिसके पास लो डिग्री है उनको ज़्यादा प्रेफरेंस भी मिलने वाला है, ठीक है। प्रेफरेंस विल बी ऑल्सो बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ उर्दू और मैथिली और संथाली, ठीक है। जो जो इन तीनों लैंग्वेज का ज़्यादा डिग्री मतलब भाषा रखते हैं उनको और ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने वाला है। उसके बाद दोस्तों हम लोग एज लिमिट की अगर बात करें तो चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जो अनरिजर्व्ड और EWS कैटेगरी के विद्यार्थी हैं उनको 30 इयर्स का मैक्सिमम एज बतलाया गया है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार EWS फीमेल के लिए 40 वर्ष का उम्र में छूट दिया जाएगा। BC और EBC के लिए मेल और फीमेल दोनों के लिए 40 इयर्स का छूट दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ईयर देख लीजिएगा, इनसे मतलब कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना हो जाएगा तो हो जाएगा। इसके बाद SC और ST मेल और फीमेल दोनों के लिए 42 इयर्स का आरक्षण रखा गया है एज में। और OH, ठीक है, देख लीजिएगा इसमें 47 इयर्स का एज प्रेफरेंस इसमें रखा गया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आरक्षण की अगर बात करें रिजर्वेशन की, तो इसमें सबसे पहले शेड्यूल कास्ट के विद्यार्थियों के लिए 16% का आरक्षण रखा गया है। और ST कास्ट के विद्यार्थियों के लिए 1% आरक्षण रखा गया है, ठीक है। और EBC जो है उनको 18% का आरक्षण रखा गया है। और BC बैकवर्ड क्लासेस के लिए 12% का आरक्षण। और EWS के जो विद्यार्थी हैं उनको 10% का आरक्षण रखा गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और एक चीज़ बतलाया गया है, इसको देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बताया गया कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन फॉर वुमेन कैंडिडेट्स, है ना, एंड ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप्ड्स, ठीक है, लोकोमोटर डिस्पेल्ड कैंडिडेट सेल बी एप्लीकेबल इन द फ्लोइंग मैनर, ठीक है। इनके लिए वुमेन कैंडिडेट्स के लिए 35% का आरक्षण और OH के लिए 4%। इसके बाद बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन का, ठीक है ना। मोड ऑफ सिलेक्शन का अगर बात करें तो सबसे पहले आप लोग का रिटन टेस्ट होगा। उसके बाद कंप्यूटर टेस्ट विथ मिनिमम स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी में आप लोगों को 20 वर्ड्स में आप लोगों को टाइपिंग करना होगा, ठीक है। मिनिमम स्पीड जो होना चाहिए वो 20 वर्ड्स पर मिनट में होना चाहिए, 1 मिनट में 20 वर्ड्स, ठीक है। उसके बाद आप लोग का इंटरव्यू हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड जो बताया गया है वो 40% मार्क्स इन रिटन टेस्ट में होना चाहिए और 40% मार्क्स इन कंप्यूटर प्रोफेशनल टेस्ट में होना चाहिए और 30% मार्क्स आपका इंटरव्यू में होना चाहिए, ठीक है। 40-40 80 और 30 कितना हो गया, 110। इसके बाद सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो द सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन इज Annex 1 में इसको बतलाया गया है, वो मैं बतलाऊँगा अभी थोड़ी देर बाद, ठीक है। एग्जामिनेशन फ़ी की अगर बात करें तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर में देखिए अनरिजर्व्ड मतलब जनरल कैटेगरी और BC1, ये BC1 नहीं सॉरी BC1 और BC2 उसमें दोनों आ जाएगा BC में। और EBC और EWS कैंडिडेट्स के विद्यार्थियों के लिए 1100 रुपये का फ़ी निर्धारण किया गया है। और SC ST और OH कैटेगरी विद्यार्थियों के लिए 550 रुपये का फ़ी जो निर्धारण किया गया है, ठीक है। ऑनलाइन मोड में आपका एक्सेप्ट किया जाएगा एप्लीकेशन को। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो बनाया जाएगा दोस्तों वो 3 जगह बनाया जाएगा, पहला पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो आइए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला आप लोगों का जनरल इंग्लिश ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, मिनिमम मार्क्स रहेगा आप लोगों का 30, ठीक है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स का यहाँ पर वर्णन नहीं किया गया है। ड्यूरेशन टोटल 45 मिनट का रहेगा, ठीक है। रिटन टेस्ट की अगर बात करें तो फिर जनरल हिंदी रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप, ठीक है। मिनिमम मार्क्स की अगर बात करें तो 30, ठीक है। और क्वेश्चन भी आप लोग का 30 ही रहेगा, 30-30 करके। और जनरल अवेयरनेस यानी कि GA एंड लीगल नॉलेज यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स, इसमें 20 नंबर का प्रश्न रहेगा और 20 मार्क्स भी मिलेगा। टोटल आप लोग का देख सकते हैं 80 हो गया। और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देख सकते हैं यहाँ पर 32, यदि ला लेते हैं आप लोग सब मिला करके
चाहे वो जनरल इंग्लिश में हो, जनरल हिंदी में हो, या फिर जीए हो, या फिर एलके हो, ठीक है। इन सभी को मिला करके 32 आप लोगों को नंबर लाना है 80 में। 80 में यदि 32 लाते हो तो आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है। ये रिटन टेस्ट की बात करें, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और भी चीज़ इसमें जोड़ा गया है। नेक्स्ट 15 मिनट सेल बी, ठीक है, अटिलिस्ट फॉर ए कलेक्शन OMR सीट एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग क्वेश्चन पेपर एंड क्वेश्चन सीट भी आपका ट्रांसलेशन, ठीक है ना। और देख सकते हैं ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी आप लोगों को करना है 60 मार्क्स का, मिनिमम 60 मार्क्स का। वहीं आप लोग को इंग्लिश में हिंदी टू इंग्लिश करना है आप लोगों को 60 मार्क्स का। पहला करना है इंग्लिश टू हिंदी, उसके बाद करना है हिंदी टू इंग्लिश। इसमें टोटल आपका 120 हो गया, ठीक है। और इसमें 120 में आप लोगों को टोटल जो हो जाएगा ग्रैंड टोटल 60 120 को जोड़िएगा तो 200 में जो है जो दोस्तों वो आप लोगों को इसमें जो है 48 लाना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के आप लोग यदि 80 ले आते हो तो इसमें आप लोग पास हो जाएंगे, ठीक है, इस पेपर में। उसके बाद कंप्यूटर प्रोफेशनलिस्ट टेस्ट, यानी कि जो कंप्यूटर धारक होंगे, ठीक है, कंप्यूटर टाइपिंग विथ मिनिमम स्पीड 20 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से आप लोगों को करना है। इसमें 5 नंबर दिया जाएगा। फिर वर्ड प्रोफेशनिंग टेस्ट MS वर्ड में 10 नंबर, और टेस्ट विथ स्प्रेड शीट ऑन MS एक्सेल में 10, और इंटरनेट प्रोफेशंस में 5, टोटल 30। लेकिन लाना होगा आप लोगों को 12 नंबर। इसमें टाइम आप लोगों को आधा घंटा मिलेगा। और ये वाला जो हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग था, हिंदी टू इंग्लिश टाइपिंग था, इसमें दोस्तों आप लोगों को इंग्लिश टू हिंदी टाइपिंग था और हिंदी टू इंग्लिश था, सॉरी, इसमें आप लोगों को 3 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद बारी आता है इंटरव्यू में, है ना। यहाँ पर इंटरव्यू में देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि टेस्ट ऑफ प्रोफेशनसी इन उर्दू, मैथिली, ठीक है, संथाली ओनली फॉर कैंडिडेट्स हैविंग प्रोफेशंसी इन दिस लैंग्वेज, ठीक है। इन तीनों लैंग्वेज में प्रोफेशंसी आप लोग को मिला जाएगा। 5 होगा, 20 क्वेश्चन होगा टोटल। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मार्क्स आप लोग का 20 हो जाएगा, ठीक है। और 20 में यदि आप लोग 6 नंबर लाते हो तो आप लोग पास हो। टाइम दिया जाएगा आधा घंटा का, सॉरी 1.5 घंटा नहीं, ठीक है। यहाँ पर रिटन टेस्ट में क्या क्या पीछा पूछा जाएगा इन सभी के बारे में है। बाकी मैंने आप लोग का जो मेन चीज़ था सिलेबस के बारे में मैं आप लोग को बता दिया हूँ, ठीक है। बाकी यदि सिलेबस पर एकदम पूरा एक वीडियो आप लोग बनाने के लिए यदि बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो आप लोगों के अनुसार यदि आप लोग बोलेंगे तो मैं लेकर के जरूर आऊँगा, ठीक है। बाकी और कुछ है नहीं। इसके बाद हाउ टू अप्लाई के बारे में यहाँ पर बतलाया गया है, कैसे करके आप लोग फॉर्म को भरोगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है patnahighcourt.gov.in पर। उसको ऑफिशियल वेबसाइट में आके अप्लाई लिंक का ऑप्शन मिलेगा, लॉगिन वाला ऑप्शन पे, ठीक है। उसमें सबसे पहले लॉगिन आईडी और पासवर्ड होना पड़ेगा। उसके बाद फिर लॉगिन करके आप लोग को फॉर्म को भरना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में इसका फॉर्म भरने का मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से डायरेक्ट भी जाकर के आप लोग फॉर्म को भर पाओगे, या फिर पटना हाईकोर्ट का ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के भी patnahighcourt.gov.in पर भी जाकर के आप लोग फॉर्म को आसानी से भर सकते हो, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार खुद हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या सर्टिफिकेट लगने वाला है इन सभी चीज़ों के बारे में भी देखिए यहाँ पर बतलाया गया है, ठीक है। ये सब सारा चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा। रिसेंट फोटोग्राफ साइज कलर फोटोग्राफ लगने वाला है, ठीक है। सिग्नेचर स्कैन करना होगा। 10th का मार्कशीट चाहिए, ठीक है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों चाहिए। जो मूल प्रमाण पत्र होता है मार्कशीट, ग्रेजुएशन का मार्कशीट होना चाहिए, ग्रेजुएशन का आपका सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, मार्कशीट भी होना चाहिए। डिप्लोमा जो कंप्यूटर का कोर्स किए उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आधार कार्ड दे दीजिएगा। डोमिसाइल सर्टिफिकेट पटना के, ठीक है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट EWS के लिए, ठीक है। सर्टिफिकेट इन डिसेबिलिटी जो PWD के विद्यार्थी हैं उनका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है ना। बस यही सब चीज़ चाहिए और कुछ नहीं। बाकी आराम से आप लोग फॉर्म को भरिए, ठीक है। यदि कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। आपका लास्ट डेट जो है दोस्तों वो आप लोगों का शायद 30 जून तक है, हाँ 30 जून 2024 तक आप लोगों का लास्ट डेट है। और फी पेमेंट करने का लास्ट डेट आपका 7 जुलाई 2024 है। एग्ज़ाम जो है वो टू बी नोटिफाइड लेटर जल्द आप लोगों को बता दिया जाएगा। अप्लाई होना शुरू हो गया है 31 मई 2024 को ही। तो जल्द से जल्द जाकर के इसके ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग फॉर्म को भरिए, क्योंकि रिक्वायरमेंट दोस्तों बहुत बड़ा है। यदि न्यूज़ अच्छा लगा हो मेरे प्यारे दोस्तों तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को शेयर करना है। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।